हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आपका स्वागत है बिजनेस सक्सेस ललितपुर मेरे यूट्यूब चैनल पर। आपके लिए यहां पर प्रतिदिन यूपीटीईटी से संबंधित पर्यावरण बाल मनोविज्ञान तथा हिंदी की क्लासेस दी जा रही है, जबकि आपकी होमगार्ड और लेखपाल से संबंधित सामान्य अध्ययन में आधुनिक इतिहास, भारतीय राज्य व्यवस्था और भारतीय भूगोल की क्लासेस दी जा रही है। तो आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतरीन बना सकते हैं। आइए चलते हैं, हिंदी की यह दूसरी क्लास है। पहला अभी आपका टॉपिक चल रहा है वर्णमाला। वर्णमाला से संबंधित प्रश्न कराए जा रहे हैं, किस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं और क्या पेपर में किस तरीके से पूछे जा सकते हैं। तो आइए, आज का टॉपिक है मुख खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो मुख द्वार के खुलने के आधार पर स्वर चार प्रकार के होते हैं: विवृत स्वर, अर्धविवृत स्वर, अर्धसंवृत स्वर और संवृत स्वर। आपको यह याद रखना है कि मुख द्वार के खुलने के आधार पर स्वर को चार प्रकार से विभाजित किया गया है। नंबर एक, विवृत, अर्धविवृत, अर्धसंवृत और संवृत। संवृत स्वर क्या होते हैं? तो संवृत स्वर की डेफिनेशन है, संवृत स्वर या ऊंचा स्वर भी कहा जाता है, यह ऐसी स्वर ध्वनियाँ होती हैं जिसमें बिना व्यंजन की ध्वनि बनाए जिह्वा को मुंह में जितना संभव हो सके और उतना ऊंचा और तालु के समीप रखा जाता है। संवृत स्वर ऐसे स्वर ध्वनियाँ होती हैं जिसमें बिना व्यंजन की सहायता से बिना व्यंजन की ध्वनि बनाए जिह्वा यानी जीभ को मुंह में जितना संभव हो सके उतना ऊंचा और तालु के समीप रखा जाता है। जैसे अपन बोलते हैं ना ई, आप लोग एग्जाम्पल को बोलकर आप अनुभव कर सकते हैं कि परिभाषा में क्या कहा गया है। जैसे आप लोग उच्चारण करके देखिए दीर्घ ई का, ठीक है। तो ई आप समझ सकते हैं आपकी तालु और आपकी जिह्वा में क्या मतलब क्या डिफरेंस आ रहा है। विवृत स्वर या निम्न स्वर ऐसी स्वर ध्वनियाँ होती हैं जिसमें जिह्वा को मुंह में जितना संभव हो सके उससे उतना नीचे और तालु से दूर रखा जाता है। जैसे आप बोलकर देखिए, उच्चारण करके देखिए आ, आप देखोगे कि जो आपकी जिह्वा है वह नीचे की ओर रहती है और जबकि तालु और जिह्वा के बीच में गैप बना रहता है। तो आप इनका उच्चारण करके आप डेफिनेशन को या परिभाषा को आराम से समझ सकते हैं। अब देखिए, जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर भी स्वर तीन प्रकार के होते हैं। जो स्वरों का वर्गीकरण किया गया है वह अलग अलग प्रकार से किया गया है। इसमें भी आपके जो स्वर होते हैं 11 स्वर, तो उसमें अग्र स्वर भी होते हैं, मध्य स्वर भी होते हैं और पश्च स्वर भी होते हैं। एक इसके आधार पर वर्गीकरण किया गया है, जीभ के आधार पर, यानी जो आपकी जिह्वा होती है उसके आधार पर। आइए आगे चलते हैं। विवृत स्वर किन्हें कहा जाता है? तो जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है। विवृत स्वर ऐसे स्वर होते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में मुख का द्वार पूरा खुला रहता है। जैसे आ, दीर्घ आ। आप लोग बोलकर परिभाषा को समझ सकते हैं, हम इसलिए उच्चारण करा रहे हैं जिससे आपको समझ में आसानी से आ जाए। अर्धविवृत स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता है। जैसे ह्रस्व आ, ओ, आओ, ऊ नहीं आता है इसके अंदर, आओ, आ, ए आप बोल के उच्चारण करके समझ सकते हैं। तो आप लोगों को यह याद रखना है क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनता ही बनता है। जिह्वा के आधार पर सबसे ज़्यादा पूछा जाता है आ का उच्चारण कहाँ से होता है? तो कौन सा है? विवृत है, अर्धविवृत है या संवृत है? तो आपको आपको यह टॉपिक बहुत जरूर याद रखना है। संवृत स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है। यह भी कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। इसमें पूछा जाता है ह्रस्वी। ह्रस्वी कैसा है? आज संवृत है या संवृत? तो संवृत है। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है, जैसे ई, उ, अग्रस्वर। स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का अग्रभाग सक्रिय रहता है, इन्हें अग्रस्वर कहते हैं। अग्रस्वर देखिए, स्वरों के उच्चारण में जिह्वा यानी जो आपकी जीभ होती है उसका अग्रभाग सक्रिय रहता है, इन्हें अग्रस्वर कहते हैं। जैसे आप उच्चारण करके देखिए ई, ए, मध्य स्वर। स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का मध्य भाग क्रियाशील रहता है तो उसे मध्य स्वर कहते हैं। जैसे आ, तो यहाँ पे आपको महसूस हो रहा होगा कि हमारी जो जिह्वा है उसका कौन सा भाग इसमें सक्रिय रह रहा है। तो आपको यह याद रखना है क्योंकि आ वाला जो ह्रस्व आ होता है, यह कई बार पेपर में पूछा जा चुका है कि इसका उच्चारण जिह्वा के आधार पर कहाँ से होता है, अग्रस्वर है या मध्य स्वर है या पश्च स्वर है। तो आपको याद रखना है यह क्या है,
मध्य स्वर है। पश्च स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का पिछला भाग सक्रिय रहता है उन्हें क्या कहा जाता है? पश्च स्वर कहते हैं। आपको ह्रस्व आ और दीर्घ आ में थोड़ा सा अंतर रखना है कि जो ह्रस्व आ होता है वह होता है मध्य स्वर, जबकि दीर्घ आ होता है वह होता है पश्च स्वर। देखिए आ, ओ, ऊ, ओ, आओ, आपको महसूस हो रहा होगा कि इसमें हमारी जिह्वा का जो भाग सक्रिय रह रहा है वह है पश्च भाग। तो आपको अग्रस्वर, मध्यस्वर, पश्चस्वर, अर्ध संवृत, संवृत, विवृत, अर्ध विवृत, तो यह चारों प्रकार के जो अग्र ये हैं आपका संवृत स्वर, अर्ध संवृत, विवृत, अर्ध विवृत, यह आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। इसके बाद आपको अग्रस्वर, मध्यस्वर, पश्चस्वर को भी याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। अनुनासिकता के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। देखिए, जब स्वरों के उच्चारण में ध्वनि मुख के साथ साथ नासिका द्वार से भी निकलती है, यानी हम कहने का तात्पर्य यह होता है कि जब हम कोई स्वर का उच्चारण करते हैं तो जो हमारी ध्वनि होती है मुख के साथ साथ कहाँ से भी निकलती है, उसकी ध्वनि नासिका यानी नाक के द्वारा, नाक से भी निकलती है, यानी नासिका से भी निकलती है। उन्हें क्या कहा जाता है? अनुनासिक स्वर कहते हैं। जैसे आ, तो आप लोगों को इसमें थोड़ा सा नासिका से भी इसका उच्चारण देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें चांद बिंदी का उपयोग किया जाता है। जब स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती हुई है उन्हें कहते हैं निर्नुनासिक। जब स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती है उसे क्या कहा जाता है? निर्नुनासिक कहते हैं। जैसे आ, ए, आपको महसूस हो रहा होगा इसमें जो आवाज़ निकल रही है वह केवल आपके मुंह से निकल रही है। अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थान नाक एवं मुंह से होता है। यह प्रश्न पूछा जाता है, अनुनासिक स्वर क्या कहलाते हैं? तो ऐसा स्वर जिनका उच्चारण मुख के साथ साथ नासिका से भी होता है उन्हें कहा जाता है अनुनासिक स्वर। और निर्नुनासिक यानी कि केवल कहाँ से हो? मुँह से निकलती हो, ना कि नासिका से। तो आपको याद रखना है निर्नुनासिक स्वर और अनुनासिक स्वर। ओठों की आवृत्ति के आधार पर भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है आवृतमुखी, जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ व्रतमुखी या गोलाकार नहीं होते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ व्रतमुखी या गोलाकार नहीं होते उन्हें आवृतमुखी कहलाते हैं। जैसे आ, ई, ए, ऐ। व्रतमुखी, जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ गोलाकार होते हैं उन्हें व्रतमुखी स्वर कहे जाते हैं। जैसे ऊ, ओ, आओ। ये आप बोलकर महसूस कर सकते हो, इनको याद रख सकते हैं, क्योंकि यह पेपर में बार बार प्रश्न वर्णमाला से यदि पूछा जाता है तो यहाँ से बनने की संभावना बहुत अधिक होती है। द्वुत स्वर, देखो ये द्वुत स्वर का वर्गीकरण नहीं है, व्यंजन में इसका उल्लेख मिलता है। द्वुत स्वर का स्वरों में कोई वर्गीकरण नहीं है, जबकि यदि हम व्यंजन देखें तो आगे जाके व्यंजन में इसका उल्लेख मिलेगा। संयुक्त स्वर, यह प्रश्न कई बार पूछा जाता है, इसलिए मैंने फिर से भी लिख दिया है यहाँ पे। संयुक्त स्वर या संधि स्वर, ए आई ओ औ, ए आई ओ औ, ये आपके संधि स्वर या संयुक्त स्वर कहलाते हैं। ह्रस्व स्वर आपको याद रखना आ, ई, उ, ऋ। ठीक है, तो आपके यहाँ से बनने वाले जो प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं वो मैंने इस टॉपिक में या इस नोट्स में कंप्लीट करा दिए हैं। तो आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़कर अपनी तैयारी बेहतरीन बना सकते हैं, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे चैनल आगे बढ़ सके। आपके लिए यहाँ पर प्रतिदिन हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, तो आप लोग अपने नोट्स में इन नोट्स को भी नोट कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।